सभी को मेरा नमस्कार एवं शुभ संध्या। IFPH द्वारा आयोजित हिंदी वेबिनार श्रृंखला के 1220वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। सभी का धन्यवाद। IFPH द्वारा आयोजित हिंदी वेबिनार श्रृंखला के आज के 1220वें भाग में हमारे आज के गेस्ट और स्पीकर हैं डॉक्टर बबीता आलोक सिंह। डॉक्टर बबीता एक अनुभवी, बहुमुखी एवं समर्पित चिकित्सक हैं। ये एमडी एमडी होम्योपैथी मुंबई योग्यताधारी हैं। इसके साथ इन्होंने LLB, DHA तथा CGO जैसे अतिरिक्त योग्यताएं भी प्राप्त की हैं, जो इनके व्यापक ज्ञान एवं बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाती है। ये पिछले 20 वर्षों से होम्योपैथी चिकित्सा का सफलतापूर्वक अभ्यास कर रही हैं और अपने क्लिनिकल अनुभव के माध्यम से अनेक रोगियों को समग्र एवं प्रभावी उपचार प्रदान कर चुकी हैं। डॉक्टर सिंह का चिकित्सा दृष्टिकोण रोगी केंद्रित, वैज्ञानिक एवं समग्र है, जिसमें वे शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उपचार प्रदान करती हैं। इनका व्यक्तित्व चिकित्सा विधिक ज्ञान एवं प्रशासनिक समझ का उत्कृष्ट समन्वय है, जो उन्हें एक प्रभावशाली चिकित्सक एवं प्रेरणादायक वक्ता बनाता है। हमारे आज के इस वेबिनार में हम सभी इनके अनुभव, ज्ञान एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। IFPH की पूरी टीम की तरफ से मैं डॉक्टर बबीता आलोक सिंह का इस मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैडम, आप जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रुति। धन्यवाद मैम। हम स्टार्ट करें? जी मैम। ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ सीधा ही ये कोई पीपीटी नहीं रख रही हूँ। डायरेक्ट हम ऐसे ही एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पे एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है। बेसिकली अभी आप देख रहे हैं कि ये मौसम जो है, सर्दी खांसी वगैरह सीजनल जो होता है, एलर्जिक राइनाइटिस मोस्टली आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि भाई ये साइनोसाइटिस नहीं है, नॉर्मल कोल्ड नहीं है, ये एलर्जिक राइनाइटिस ही है। तो ये डिफरेंशिएट करने का हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि जो नॉर्मल कोल्ड वगैरह होता है, जिसमें फीवर आएगा, डिस्चार्जेस अलग तरीके के होते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में फीवर नहीं होता है, डिस्चार्जेस आपके बहुत ही क्लियर होते हैं, वाटरी होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि छींक वगैरह जो है कंटिन्यूस आती है, और ट्रिगरिंग जो इफेक्ट होता है एलर्जिक राइनाइटिस में, जैसे ही आपको, जैसे जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके वजह से एलर्जी स्टार्ट होती है, जैसे छींक आना, डस्ट, परफ्यूम वगैरह, तुरंत आपका स्टार्ट हो जाता है वो प्रॉब्लम। लेकिन कोल्ड वगैरह का ही 1-2 दिन लगता है उसको, कम से कम शाम से सुबह तक अगर इसको समय लगता है तो उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, राइनाइटिस मतलब सूजन आती है। बेसिकली ये होता क्या है कि आपके जो नाकों के अंदर जो पैसेज है, इसमें सूजन आती है। क्यों सूजन आती है? क्योंकि एलर्जन एक्सपोज होता है आपके नाकों के अंदर, कोई एलर्जन जिससे जो ही एलर्जी है वो एक्सपोज हो जाता है, तो हमारे जो अंदर IgE मीडिएटेड एंटीबॉडीज हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो बॉडी बैलेंस करना चाहती है, वो एलर्जी को बाहर निकालने के लिए स्नीजिंग स्टार्ट करती है, जिससे कि वो पानी के साथ बाहर आ जाए एलर्जी और आपको बॉडी को राहत मिले। बट बहुत समय तक अगर वो एलर्जी अंदर तक, जैसे बहुत सारे डिस्चार्जेस आए, इचिंग वगैरह है, अंदर पहुंच गया है, तो वो बॉडी अगर वो निकाल नहीं पा रही, कंजेशन है, 1 घंटे के ऊपर एक एक दिन आपको छींक से आराम नहीं है, पूरा पूरा 1 घंटा लग जा रहा है और आराम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर ये एलर्जिक राइनाइटिस का रूप धारण कर लेता है। अब ये एलर्जिक राइनाइटिस, अगर हैरिसन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन आप बुक देखें तो उसमें ये बताया गया है कि ये जो
आंखों में खुजली होना, नाकों में खुजली होना, और हमारा जो तल ये होता है जीभ के ऊपर का जो पैलेट बोलते हैं, उसमें खुजली होना, नाक से एकदम पानीदार डिस्चार्ज निकलना, दुनिया भर का छींक आना, और पैक हो जाना नाक। ये सब हैरिसंस प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन में एलर्जिक राइनाइटिस का ये एक डेफिनेशन है, जिसमें ऐसा लिखा है आईजीई मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है ये। और ये सब उसमें आता है, प्लूराइटिस ऑफ आईज, नोज और पैलेट। तो ये क्लिनिकल हिस्ट्री हमको बहुत जरूरी है ये पता लगाने के लिए कि भाई कहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे मतलब एलर्जी का क्या कारण है। ठीक है, फिर आगे अगर हम चलते हैं। हेलो। जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। हम्म। अगर हम आगे चलते हैं तो उसमें देखेंगे कि ये इचिंग नोज, रनी नोज, क्लियर डिस्चार्ज, पोस्ट नेसल ड्रिप भी होता है। पोस्ट नेसल ड्रिप जब हम रात को ऐसे पेशेंट लेटते हैं, मोस्टली तभी भी उन लोगों को छींक वगैरह आती है, तो नाक के पीछे से उनको हमेशा गले में एक ऐसे, जब भी वो स्वेलो करेंगे तो उन लोगों को महसूस होता है थ्रोट के पीछे से कि कुछ कफ है जो वो स्वेलो कर रहे हैं। दैट इज पोस्ट नेसल ड्रिप, भी इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है। और इसके वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस छींक वगैरह के बाद में जब आदमी एकदम टायर्ड हो जाता है, फटीग हो जाता है, तो एक स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है इसमें। और साइनोसाइटिस अगर आप देखने जाओ तो एलर्जिक राइनाइटिस से एकदम अलग है। यहाँ पे आपका जो साइनस है, आप देख रहे हैं, अगर आपके ये जो नाक के अगल बगल का जो एरिया है आंखों के नीचे, अगर वो वहां पे आपको साइनोसाइटिस में जरा साइनस कैविटी आपको सूजन दिखाई देती है, जिसमें आ, कोई भी तरह का, जैसे अभी इन्फेक्शन भी हो सकता है क्रोनिक इरिटेंट की वजह से, तो फेशियल पेन जरूर होता है। इसके वजह से फेशियल पेन, नेशनल कंजेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वगैरह, लेकिन इसमें थिक नेसल डिस्चार्ज होता है, जो भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस का। इसमें आप देखेंगे कि हेडेक बहुत तेज होता है साइनोसाइटिस में। अगर पेशेंट साइनोसाइटिस का है तो वो जरूर आपको बताएगा कि बहुत हेडेक रहता है मुझे। एलर्जिक राइनाइटिस में मोस्टली हेडेक वगैरह ऐसा पेशेंट नहीं बताता, अनलेस एंटिल उसको छींक बहुत सारी आई हो और उसके वजह से वो हेडेक स्टार्ट हुआ हो। और साइनोसाइटिस में सोर थ्रोट का और कफ का भी बहुत कंप्लेंट पाया गया है। क्रोनिक केसेस में ब्रीथिंग माउथ होने लगता है, जैसे कि आप सांस लेने में आपको इतना ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि वो आप मुंह से सांस लेते हैं रात को सोते समय। तो अगर हम देखने जाए तो ये एलर्जन कई कई प्रकार के अगर मिलते हैं, एलर्जन अगर होते हैं, जैसे कि अगर कोई परफ्यूम हुआ या कोई प्लांट पोलन ग्रेन, वो विदेश में अगर देखा गया, यहाँ पे हम देखते हैं व्हीकल्स वगैरह के जो पोल्यूशन है, स्मोक है, वो एक कारण होता है एलर्जिक राइनाइटिस का। हमारे इंडिया में अगर आप देखने जाए तो स्मोक के अलावा कोई भी ऐसे रबड़ की चीजें, लेटेक्स वाली चीजें, और ये सब जैसे डस्ट माइट्स हो गया, और थोड़े बहुत फर होते हैं जो जानवरों के, वो भी अगर नाक में चले गए तो भी एलर्जी हो जाती है। किसी ने पुराने चादर निकाले या कुछ झाड़ दिया तो वो भी, वो डस्ट नाक में जाके वो स्नीजिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है, ये तीन तरह का अगर हम देखने जाए तो होगा। एलर्जिक राइनाइटिस एक एक प्योरली एलर्जिक राइनाइटिस होता है, एक नॉन एलर्जिक, और एक इन्फेक्टिव हो सकता है। ठीक है। तो इसमें इम्यूनोग्लोबिन ई जो होता है हमारे बॉडी का, वो काम करता है, जिसमें हमारे जो आईजीई मीडिएटेड एंटीबॉडीज हैं, वो तरह के प्रोटीन्स काफी अलग अलग टाइप के वो बनते हैं, और केमिकल मीडिएटर से हमारे इम्यून सिस्टम को वो सेंसिटाइज करता है। इसमें क्या होता है कि जो मास्ट सेल्स होते हैं उनका डीग्रेनुलेशन होता है, और केमिकल मीडिएटर्स निकल के हमारे जो सिम्टम्स हैं उनको कवर अप करना चाहते हैं। और जितना ज्यादा से ज्यादा कवर अप करते हैं, जैसे कि ज्यादा डिस्चार्ज बढ़ना, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, स्नीजिंग होना, डिस्चार्ज को निकालना बाहर, इचिंग होना, ये सबसे स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल ये चीज होता है।
अगर बहुत देर तक ये अगर नहीं कर पाया तब जाके इसका प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से पेशेंट हमारे पास वो एलर्जिक राइनाइटिस का इशू लेके आता है। अब ये एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है ये बहुत ही क्रोनिक इशू हो गया है, काफी ग्लोबल लेवल पे हो गया है, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हैं व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, स्मोक बढ़ रहा है, पोल्यूशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्लोबली ये 35 to 40% लोगों में पाया गया है। और रफली इंडिया में अगर आप देखने जाए तो पूरे पॉपुलेशन से 20 to 30% लोग इससे ग्रसित हैं, जो भी एलर्जिक राइनाइटिस के जो भी सिम्टम्स वगैरह हैं उससे सब ग्रसित हैं। तो अब ये सीजनल और पेरिनियल दो तरह के होते हैं, ऑक्यूपेशनल भी होता है। तो जो भी तरह के होते हैं, हमारा जो होम्योपैथिक कंसेप्ट होता है वो हम एक तरह के पेशेंट का बेसिकली ऑर्गेनॉन फिलॉसफी अगर हम देखने जाए तो डॉक्टर हेनुमैन ने ये कहा है कि ये डायनेमिक ऑल्ट्रेशन है वाइटल फोर्स का। इसमें क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो भी डिसहार्मनी आती है वो हम आउटवर्डली रिफ्लेक्ट करते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम एलर्जन को एज अ मेन कॉज लेके नहीं चलते हैं। हम देखते हैं कि इंडिविजुअल की क्या ससेप्टेबिलिटी है। ससेप्टेबिलिटी मतलब अगर आप ससेप्टेबिलिटी पे गौर करें तो क्या है, ये ससेप्टेबिलिटी क्या है, क्यों हम ससेप्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं इतना। होम्योपैथी में ससेप्टेबिलिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी उसको स्टिमुलस मिलता है पूरे बॉडी में, वो अपनी बॉडी का जो एक पावर होता है उसको रिएक्ट करने का, वो है ससेप्टेबिलिटी। और वो बहुत ही फंडामेंटल एट्रीब्यूट है आपके बॉडी का, जो कि आपके पूरे इसको डिपेंड करता है, आपके फंक्शनल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल जो भी प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर पूरा इट इज और टोटली डिपेंडेंट ऑन ससेप्टेबिलिटी। अगर आप H.A. रॉबर्ट्स की बुक देखने जाए, प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ क्योर ऑफ होम्योपैथी, तो उसमें उन्होंने ससेप्टेबिलिटी के बारे में बोला गया है कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फ्लुएंस से होता है। ससेप्टेबिलिटी के फेसेस उन्होंने बताए हैं कि कैसे वो एसिमिलेशन होता है और हमारा उसमें न्यूट्रिशन में कितना योगदान होता है। जैसे वो बोलते हैं कि वन मैन्स मीट एंड अनदर मैन्स पॉइजन, मतलब वो एक ही एलर्जन अगर एक चीज उसको वो निकालने में मदद कर देती है, उसकी ससेप्टेबिलिटी जैसी है अच्छी है, और दूसरे को वो इतना नहीं सह पाता कि वो उस चीज से उसको भारी पड़ जाता है। तो ये इस ससेप्टेबिलिटी और इसका बड़ा इम्पोर्टेंस होता है हमारे होम्योपैथी में। जेम्स टाइलर केंट ने अपने बुक लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलोसफी में ये कहा है कि ये इन्फ्लक्स होता है, कंटिन्यूअसली इन्फ्लक्स होते रहता है, हमारे बॉडी में आते रहते हैं सब कुछ और निकलते रहते हैं। अगर कहीं ये इन्फ्लक्स एक डायरेक्शन में जा रहा है और कोई रेजिस्टेंस आ गया बीच में, तो वो फ्लो ऑफ डायरेक्शन थोड़े भी लीस्ट रेजिस्टेंस में इन्फ्लक्स जो अपना जो दिनचर्या, हमारा जो नॉर्मल एक्टिविटी डेली रूटीन ऑफ इन्फ्लक्स चल रहा है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो ये स्टेज में वो कंटेजियन अगर हमारे बॉडी में आ जाता है तो यहाँ पे इन्फ्लक्स का लिमिटेशन पाया गया है और यहाँ पे डिजीज हो सकता है। अब ये डिजीज किस स्तर तक जाता है ये भी आपके ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप ये देखें कि एफोर्जम 72 में अगर आप देखें ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में, तो ये डायनामिक इन्फेक्शन से ये बेसिकली माइजम माइजम ये जो है ये 72 ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में इतना ज्यादा उन्होंने रिसर्च किया डॉक्टर समील हेनीमैन ने कि बार बार डिजीज होते जा रही, तो इसका क्या कारण है, तो उन्होंने पाया कि ये माइजम है। ये जो माइजम है ये हम देख नहीं सकते, ये माइजम सब में रहता है। अब ये है कि ये इम्परसेप्टेबल है, ये वाइटल फोर्स हमारी ये जो माइजम है इसको उतने आ, उस तरह से वो रिएक्ट करती है। अल्टीमेटली ये जो माइजम है इट इज एन इनविजिबल इनविजिबल डायनामिक प्रिंसिपल है, ये हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में डिरेंजमेंट कर देता है। ठीक है, अगर हम माइजम इसमें देखने जाए तो वो तीन तरह के माइजम डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने बताए हैं।
कि सोरा सिफिलिस साइकोसिस अभी। लेकिन हम अगर इसमें हम देखने जाएं तो माइजम का अलग अलग उसमें रोल होता है। अगर ये पर्टिकुलर एलर्जिक राइनाइटिस का ये हम देखते हैं तो इसमें आपका पोटेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या क्या पोटेंसी आप दे सकते हैं ये राइनाइटिस में। लेकिन वो हम अभी फिलहाल नहीं देखेंगे। अभी हम माइजम पे अगर बात कर रहे हैं तो माइजमेटिक प्रिस्क्राइबिंग, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस काफी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम लेके आते हैं पेशेंट, तो उसके लिए आपको माइजमेटिक प्रिस्क्राइबिंग देखनी होती है कि हर पेशेंट का बैकग्राउंड क्या रहा है, इसके साथ और क्या कॉन्कमिटेंट पिक्चर्स हैं। क्योंकि मोस्टली अगर आप देखने जाए तो ये सोरिक माइजम नहीं आता है एलर्जिक राइनाइटिस। लेकिन अगर हम पूरा ओवरऑल पिक्चर लेते हैं तो हम देखते हैं कि पेशेंट हमारे यहाँ बहुत दिन बाद आता है, वो मास्क करके आता है। बहुत सारे एक्सप्रेशन और सिम्टम आपको डायरेक्ट प्योर नहीं मिलते हैं। कहीं ना कहीं वो पिक्चर कंटेमिनेट हो जाती है, क्योंकि आपका अलग अलग दवाइयाँ उन्होंने ली होती हैं, एलोपैथी और भी कहीं के होम्योपैथी, और बहुत सारे सिम्टम मास्क हो गए रहते हैं। और जो भी थोड़े बहुत सिम्टम बचे हुए रहते हैं कि हमको यही हो रहा है, हमको सिर्फ नाक ही बहता है, छींक ही आती है, बाकी और प्योरली सिम्टम नहीं। जो भी हमारे पास सिम्टम अवेलेबल हैं, अगर हम उस पे मेडिसिन देते हैं तो वो भी होम्योपैथी में इतनी अच्छी दवाइयां हैं कि वो कारगर साबित होती हैं। अब इन्होंने एवोल्यूशन ऑफ माइजम के लिए 12 साल लगा दिए थे डॉक्टर हनीमन ने, और हम लोगों को बस उनके बुक्स वगैरह पढ़ के आराम से वो चीज को ट्रीटमेंट करने में बड़ी आसानी होती है। अगर आप देखने जाए तो अगर माइजम के सोरा में अगर आप देखने जाए तो नोज नेजल सेप्टम है, और साइकोसिस में नेजल म्यूकोसा होता है, ट्यूबरकुलर में नेजल सेप्टम और म्यूकोसा दोनों, और सिफिलिस में नेजल बोन से रिलेटेड लोकेशन में आते हैं। अगर आप सोरा में सेंसेशन देखने जाए तो इची नोज वगैरह सब होता है, स्मेल, स्नीजिंग, ये सब वाटरी डिस्चार्जेस। साइकोसिस में थोड़ा सा अलग होता है। साइकोसिस में आपके जो डिस्चार्जेस हैं वो थोड़े बदल जाते हैं, रिकरेंट कोराइजा होते होते थोड़े कॉपियस हो जाते हैं, थोड़े कलर उसके चेंज हो जाते हैं, पुरलेंट हो जाता है। ट्यूबरकुलर में आप देखेंगे कि हेमोरेजिक हो जाता है, और सिफिलिस में अल्सरेटिव हो जाता है। तो ये सब डिफरेंस होता है कि अगर आप ध्यान से उसको एक एक के अगर देखने जाएं तो एक एक हम अच्छे से उसके बारे में मेडिसिन दे सकते हैं, अगर हमको पैथोफिजियोलॉजी पता रहा तो हर एक चीज का। एनवायरमेंटल स्टिमुलाई क्या बोलता है, जैसे सोरिक माइजम है तो उसमें एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स कहाँ तक है, कहाँ तक इंडिविजुअल अफेक्टेड है, स्नीजिंग, रेडनेस वगैरह है तो कैसे है, सेंसिटिविटी का क्या है उसका, डिस्चार्जेस अभी भी थिन है कि एक्रिड और वाटरी हो गए हैं, तो यू कैन ऑलवेज डिसाइड। सिफिलिटिक में अलग होता है, जेम्स टायलर केंट ने बोला है। तो अभी हम इसके अगर हम मेडिसिन में जाते हैं तो ये मेडिसिन में इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे मेडिसिन हैं जो हम इस पे जा सकते हैं। तो पहले हर चीज का हम लोग रूब्रिक्स लेते हैं। पेशेंट आते हैं, उसको हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं और उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू रूब्रिक्स। तो अगर हम स्पेशली एलर्जिक राइनाइटिस का देखने जाए तो आई फॉलो किंग्स रेपर्टरी। तो मैं उसमें नोज, कोराइजा, हे अस्थमा जाती हूँ, क्योंकि हे फीवर बोला जाता है एलर्जिक राइनाइटिस को। तो उसमें ज्यादातर मार्क्स आप देखने जाएंगे तो एलियम सेपा, ओरोंडो, सबैडिला, नेटमूर। अगर सिर्फ अस्थमा जैसा हो रहा है, कोराइजा, हे अस्थमा, लेकिन इट इज ऑल्टरनेटिंग विथ स्नीजिंग, तब आपकी मेडिसिन चेंज हो जाती है। तब आपकी मेडिसिन में आता है आर्सेनिक एल्बम, जलसेमियम, ठीक है, और यूफ्रेसिया। अगर यही यही नोज का कोराइजा डिस्चार्ज वाटरी और एक्रिड हो जाता है तो एलियन सेपा, आर्सेनिक एल्बम, इनका रोल आने लगता है। अगर यही चीज आप देखने जाए बोरिक रेपर्टरी में तो आप कोराइजा में अगर ढूंढते हैं तो फ्लुएंट आपके डिस्चार्जेस हैं जो वार्म रूम में बढ़ जाते हैं, वो एलियम सेपा में पाया गया है। और यही कोराइजा अगर ड्राई है लेकिन बहुत हेडेक भी हो रहा है तब वहां नक्सवामिका काम करती है। अगर कोराइजा के साथ बर्निंग भी है
और बहुत ही एक्सक्रूसिएटिंग है, जैसे कि पूरा यहाँ पे पूरा छिल जा रहा है, इतना पानी उसका वो लग रहा है धारदार, तब आर्सेनिक एल्बम काम करता है। और वहीं पे अगर आप दूसरी रेपर्टरीज, सिंथेसिस रेपर्टरीज पाए, तो उसमें नोज कोराइजा है, औरुंडो वगैरह सब मिलेंगे, उसमें आपको मिलेंगे औरुंडो, यूफ्रेसिया, हिस्टेमाइन, काली बीच, सबरडेला। और बहुत ही फ्रीक्वेंट स्नीजिंग है तो उसमें मैनेट मूर, औरुंडो, सबरडिला। तो लैक्रिमेशन के साथ है तो यूफ्रेसिया, इलियम सेपा। वहीं पे मर्फीज रेपर्टरी है, तो वहां पे आप देख रहे हैं इलियम सेपा और यूफ्रेसिया, जहां डिस्चार्जेस ब्लैंड हो या एक्रिड हो। अगर काफी इन्फ्लेमेशन है एलर्जिक राइनाइटिस में नोज में, तो वहाँ हिस्टामाइन और वाइथिया ओरोंडो काम करता है। वाइथिया ज्यादातर इचिंग हो जाए, इचिंग इन आईज, पैलेट वगैरह, तो वाइथिया वहाँ ज्यादा काम करता है। और हिस्टामाइन वगैरह जब मेडिसिन का तुरंत हिस्टामाइन हम नहीं देते हैं, इट इज नो सूट। हम पहले जो भी बेसिक मेडिसिन हैं उनको हम इंडिविजुअलाइजेशन करने के बाद स्पेसिफिक एक दे देते हैं, नहीं तो इंडिविजुअलाइजेशन के बाद सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल ही काम करती है। स्पेसिफिक फर्स्ट विजिट में इसलिए देते हैं क्योंकि मोस्टली पेशेंट लोगों का इंडिविजुअल सेकेंड और थर्ड विजिट तक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन डिसाइड हो जाती है, फिर वही वो काम करती है। और कहीं ना कहीं अगर आपका मेडिसिन कहीं वहीं पे वो रुका हुआ है, जैसे कि और आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तब जाके हम नोसोड वगैरह बीच में देते हैं एज ए इंटरकरेंट रेमेडी, हिस्टामाइन वगैरह दे सकते हैं। अभी इसमें अगर और भी रूब्रिक्स आप देखने जाए तो इन्फ्लेमेशन, अभी एक इन्फ्लेमेशन राइनाइटिस में अगर हम देखें तो समर कटहल गर्मी के सीजन में भी होता है। कोराइजा ड्राई स्टफी कोल्ड स्नफल्स, ऑल्टरनेटिंग ड्राई और फ्लुएंट, इसमें लेकेसिस, नेट, आर्सेनिक, नक्सोमिका, ये सब 3-3 मार्क के हैं। तो ये अगर टाइप ऑफ डिस्चार्जेस आप देखने जाएं तो एल्बुमिनस, एक्रिड। अब देखिए, अब यहाँ पे एक स्नीजिंग पे स्टर्नुटेशन भी स्नीजिंग को बोलते हैं। स्टर्नुटेशन अगर आप देखने जाएं तो वो भी वहां पे मिलता है। स्नीजिंग में स्नैचिएशन भी होता है कि कभी कभी पेशेंट ज्यादा लार्ज मील खा ले और फिर वो स्टमक पे वो इतना वो करता है, इतना बढ़ जाता है कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके वो छींक आने लगता है। तो सेंसिटिविटी ऑफ इसमें अगर आप देखें स्नीजिंग में कि अलग अलग मेडिसिन आता है। इनफेक्चुअल स्नीजिंग, आर्सेनिक आता है। स्नीजिंग कमिंग फ्रॉम इनटू द वार्म रूम, राइजिंग फ्रॉम बेड, एलियम से पाएगा। स्नीजिंग वर्ड्स इन कोल्ड रूम आएगा आर्सेनिक एंड हेपार सबैडिला। इवनिंग में ज्यादा है तो मॉर्निंग में ज्यादा है तो नक्सोमिका। तो ये अलग अलग मेडिसिन अलग अलग, इसमें अगर आप देखेंगे तो रूब्रिक्स के हिसाब से हमको काफी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्लस स्पेसिफिक मेडिसिन ढूंढने में बहुत आसान होता है। स्टॉपेज एंड स्टफीनेस ऑफ नोज अगर आप देखें तो 3-3 मार्क के लिए नक्सोमिका। बहुत सारी मेडिसिन अगर हैं, पाठक रेपेटरी वगैरह में भी देख ले तो। अगर हम एक एक मेडिसिन देखने जाए, एरेलिया रेजमोसा एक है मेडिसिन जहाँ पे फ्रीक्वेंट स्नीजिंग जो होता है, इट इज ट्रिगर्ड बाय स्लाइटेस्ट एयर करंट ऑफ एयर। वो पेशेंट बोलते हैं कि पेशेंट बोलते हैं कि स्लाइटेस्ट करंट ऑफ एयर से मुझे तुरंत नोज ब्लॉक हो जाता है, नोज में मुझे छींक आने लगती है। और कहीं पे भी छींक आती है तो मुझे गले में ऐसा फील होता है कि नमकीन कोई डिस्चार्ज, एक्रिड डिस्चार्ज अटका हुआ है जो निकलता नहीं है। नेफ्थलीनम है, नेफ्थलीनम में भी हे फीवर का अटैक रहता है। इसमें इसमें बहुत ज्यादा बर्निंग ऑफ आईज होती है, बर्निंग और वाटरिंग ऑफ आईज होती है। और इतना ज्यादा होता है कि वो उसका चेस्ट टाइटनेस फील होता है जैसे वो अस्थमेटिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है। एक काल्फीमिया ग्लोएका करके एक मेडिसिन है। ये एलर्जिक राइनाइटिस में मोस्टली लोग वैसे भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे स्टार्ट होने वाला रहता है जिसको एक ही समय पे विद आई इरिटेशन एंड ऑल। तो इसमें सबसे जो मैंने मेडिसिन दिया हुआ है पेशेंट को, एक थीसिस में, थीसिस हुआ मैंने औरुंडो मोरिया
मोरिया टैनिका एक मेडिसिन है, वो मैंने एक कम से कम 100 लोगों को दिया था मेरे ही कॉलेज में एमडी करते समय। हमारा एक थीसिस था, इसमें ये औरुंडो के बारे में था। तो उसमें जिस जिस लोगों को ये प्रॉब्लम था, बहुत समय से बार बार हो जाता था एलर्जिक राइनाइटिस विथ लॉट ऑफ कफ, वो कहीं ना कहीं औरोंडो के बाद में सिंगल डोज सबको दिया था। रिपीट नहीं करना पड़ा मुझे। सिर्फ एक ही लेडी थी जो मौसी थी, वो उनको मैंने एक 2 से 3 बार रिपीट किया था 5-6 महीने में। बाकी रिपीट नहीं करना पड़ा। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आप सभी औरुंडो मौरी टैनिका को अगर ट्राई कर पाए तो, क्योंकि बहुत अगर इसके बारे में आप देखें तो बहुत कम है इसका लिटरेचर। विलियम बोरिक में ये है। ये हे फीवर के लिए ही देते हैं। इसमें भी पैलेट ऑफ इचिंग पैलेट होता है कंजंक्टिवा का, लेकिन ये इतना ज्यादा इसमें इचिंग होता है नॉस्ट्रिल और रूफ ऑफ माउथ में, जो किसी में नहीं पाया गया है। सबसे ज्यादा इचिंग आप देखेंगे तो वाइथिया में होता है, और सेकंड देखेंगे तो औरुंडो में होता है। इसमें भी लॉस ऑफ स्मेल होता है। जैसे आप नेटपुर में भी देखेंगे कि वहाँ पे एनोस्मिया का इशू रहता है, स्नीजिंग होता है, तो वैसा ही होता है। बट ये बेस्ट मेडिसिन मुझे लगी थी उस समय, मैंने दिया था, अभी भी देती हूँ पेशेंट को। तो इसमें हम और क्या, इसमें क्लिनिकल टिप्स अलग अलग होते हैं। अगर आप पेशेंट को इसी के साथ दे पाए तो बहुत अच्छा रहता है कि इसमें आप पेशेंट लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो उनका रोज का हाइजीन रूटीन एक्सप्लेन करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। तो अगर हम कोई भी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो पहले उसकी ससेप्टेबिलिटी पे ध्यान दीजिए। मोडालिटीज, पिक्यूलियर सिम्टम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंटल्स भी अगर मिल पाए उसी के साथ तो। क्योंकि मेंटल्स वगैरह, क्योंकि अकेला पेशेंट सिर्फ एलर्जिक राइनाइटिस के लिए आता है तो बहुत कम मेंटल्स मिलते हैं। बट उसी में अगर बहुत सारे और भी रहते हैं सिम्टम तो मिल जाते हैं। फिर आप सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी जो है वो भी ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है कि पास ट्रीटमेंट क्या हुआ है। और हम हाई डोज नहीं दे दे पहले ही, वो अच्छा रहेगा। धीरे धीरे डोसेज को अगर 30, 200, 1 ml से ऐसे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहता है। और नोसोड्स वगैरह जो देना है, जब भी आपका कहीं धीरे 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 रुक जाए, अगर फॉलो अप में देखें कि और इसके आगे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तब नोसोड दें। उसमें भी हिस्टामाइन जो है वो बहुत ही कारगर होता है इसमें, एलर्जिक राइनाइटिस में जितना मैंने नोट किया है हिस्टामाइन बहुत बेस्ट पाया गया है। और उसके साथ काली बीच, लेमना माइनर, ये सब बहुत काम में आए हैं मेडिसिन। तो हम जो होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं वो टोटल पेशेंट के टोटल सिम्टम पिक्चर को देखते हुए देते हैं। क्योंकि सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन जो देंगे ना, वही आपको लास्ट तक काम में आती है। क्लिनिकल होम्योपैथी में अगर आपकी सिंगल मेडिसिन एडमिनिस्टर हुई है और डायग्नोसिस आपका कंफर्म है, तो आपको जरूर वो चीज में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन विल ऑलवेज गिव यू रिजल्ट। एलियम सेपा भी बहुत, बीच में कनेक्शन चला गया था। प्रोफ्यूज वाटरी नीड एलियम सेपा फर्स्ट, हम वही कोई भी एलर्जिक राइनाइटिस में एलियम सेपा तुरंत ध्यान में आता है विद प्रोफ्यूज नेसल डिस्चार्ज। लेकिन इसका स्पेशलिटी है कि यहाँ पेशेंट को वर्स इन वार्म रूम रहता है। जबकि मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि एलर्जिक राइनाइटिस ठंडा लगने की वजह से उन लोग को वार्म रूम में दे विल फील बेटर। एलियम सेपा इज वर्स इन वार्म रूम। एंड वहीं पे यूफ्रेसिया का जो डिस्चार्जेस भी आप देखने जाएं तो एक्रिड लैक्रिमेशन है, और इलियम सेपा इज वाटरी। अब इसमें यूफ्रेसिया बेटर इंडोर्स है, अंदर उसको राहत मिलती है जब भी दरवाजे के अंदर बंद कमरे में, यहाँ यूफ्रेसिया को बेटर फील होता है। और वहीं पे सेबाइडिला जो है, सेबाइडिला किस लिए हम देंगे, सेबाइडिला यहाँ पे तब काम करती है जब वो बहुत ही ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो। थोड़ा सा किसी ने कुकिंग में कुछ तड़का लगा दिया, कुछ कर दिया, कोई परफ्यूम में ज्यादा
परफ्यूम मार के यहाँ वहां आया तो उसको छींक आने लगती है, सबैडिला वहां काम में आता है मोस्टली। और ओरुंडो मैंने जैसे बताया था आपको अर्ली स्टेज में काम में आता है, जहाँ बहुत ज्यादा इचिंग होती है। वाइथिया के बाद ओरुंडो का नंबर है, इचिंग इन द नॉस्ट्रिल्स एंड द आईज। नाइट मॉर्निंग में ज्यादा तकलीफ होती है, स्नीजिंग लगातार आती है, पेशेंट बोलेंगे आपके, बार बार सुबह उठते ही पैर रखते ही जमीन पे चालू हो जाता है स्नीजिंग होना। ठीक है। और आर्सेनिक एल्बम तो नोज और थ्रोट में बर्निंग वगैरह रहा तभी काम में आता है। नक्स वोमिका ऑल्सो वी कैन गिव। अगर नक्स वोमिका ब्लॉक्ड नोज है रात में, तो नक्स वोमिका काम में आता है। और हिस्टामाइन तो इंटरकरेंट रेमेडी होती है जो आप दे सकते हैं जब भी ऐसे लगे। ठीक है। तो ये माइजमेटिक प्रिस्क्राइबिंग अगर हम कर पाते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो पेशेंट बहुत ही कम समय पे ज्यादा जल्दी राहत होता है। मैंने पेशेंट लोगों को देखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को भी इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं कि विद इन 3 मंथ्स उन लोगों का पूरा एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, जो कि मैंने क्लिनिक में ऐसा देखा है। क्योंकि जो भी उन लोगों का कंप्लेंट होता है, वो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन विथ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द पोटेंसी। आप पोटेंसी क्या दे रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, कहाँ आपको इंटरकरेंट रेमेडी यूज करनी है, कहाँ नहीं करनी है, उस पर भी आपको पूरा ध्यान देना होगा। सिफिलिटिक वगैरह में जैसे गाय का फर अगर ज्यादा होता है, तो उसमें देखना होगा कि भाई इसमें डिविएटेड नेजल सेप्टम वगैरह है क्या। सिफिलिटिक माइजम में ऐसा होता है कि डीएनएस होता है, आपके बोन जो होते हैं वो ऑलरेडी ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, सिफिलिटिक स्टेज तक पहुंच जाता है। डिस्चार्जेस भी थोड़े अलग होते हैं, सपोरेटिव टेंडेंसी वगैरह होती है। तो 1897 में सबैडिला मटीरिया मेडिका में अगर आप देखने जाओ तो केंट ने बहुत अच्छे से हे फीवर को पैलिएट करने के लिए बताया गया है, सिम्टम्स ऑफ हे फीवर, कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर हम बीच बीच में अगर पेशेंट को देते रहें सीजन्स के बीच में, जैसे अभी ये सीजनल अभी उसको आने वाला है, समझो ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाला है अभी नेक्स्ट मंथ से, अभी बारिश आएगी ठंडी आएगी, तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बीच बीच में दे रहे हैं तो ये फीवर जो है कैन सक्सेसफुली ट्रीटेड विद और विद द एंटीसोरिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अपबिल्डिंग होने से उनके बाकी भी सब बीमारियां कैटर हो सकती हैं। तो आप बेसिकली होम्योपैथिक प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल टिप्स लेंगे तो ये एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होता है। तो हमको क्या करना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम दे रहे हैं, तो एक प्रॉपर उसके साथ अगर हम खाना पीना पर भी ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि विटामिन सी के उनको बोलते हैं खाने के लिए, विटामिन सी, साइट्रस फूड और इम्यूनिटी बूस्टर्स न्यूट्रिशन, अगर हम वो भी अगर सलाह देते हैं साथ में पेशेंट को, तो दैट विल हेल्प अस मच इन अ लॉन्ग टर्म। और प्लस अगर ज्यादा एलर्जिक उन लोगों को प्रॉब्लम होती है छींक वगैरह, तो स्टीम इनहेलेशन आप बता सकते हैं, यूकलिप्टस ऑयल वगैरह डाल के स्टीम इनहेलेशन। सलाइन का आप नेजल रिंसिंग करा सकते हैं कि भाई नाक में सलाइन थोड़ा सा डाल के आप रिंसिंग साफ करवा सकते हैं। और एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं आप, जैसे कि जहाँ पे भी एयर प्यूरिफायर वगैरह सब लगा पाए वहाँ पे, जैसे कि अंदर एलर्जन वगैरह न रहे वहाँ पे लगा सकते हैं। और आपका जो कारपेट है या डस्ट वगैरह जहाँ से आपको प्रॉब्लम होती है वो चीज़ को अवॉइड करें। फेस मास्क लगाएं जहाँ आपको ऐसे लगे कि भाई ये एलर्जन एक्सपोजर है, पोल्यूशन में जा रहे हैं या और कुछ जहाँ से छींक चालू होती है, तो मास्क लगाएं। डाइट वगैरह पे ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रहें आप। ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रहने से भी आपका जितना भी आपका जो अंदर का प्रोसेस है वो क्लियर होता रहता है। और सर्दी खांसी जब ज्यादा रहे तो डेयरी वगैरह फूड हम अवॉइड करते हैं। ठीक है। तो कंक्लूजन बस यही है लास्ट में कि
सबसे अच्छा इलाज होता है होम्योपैथी का, अगर वो सही ढंग से दिया जाए विद प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड उससे हमारे एलर्जिक राइनाइटिस फॉर अ लॉन्ग टर्म कम समय में सही तरीके से ठीक हो जाती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट, नथिंग एट ऑल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो कोई क्वेश्चंस अगर किसी को पूछना है इस बारे में तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी मैं सभी पार्टिसिपेंट से आग्रह करती हूँ कि अगर उनके पास कुछ भी डाउट है या कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हैंड रेज करें या अनम्यूट करके वो बात कर सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। डॉक्टर विभू प्रसाद सर, आप प्लीज आप अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। यस सर। मैडम, ये एलर्जिक राइनाइटिस जो है, ये इसका बैकग्राउंड में सोरा भी हो सकता है और ट्यूबरकुलर भी हो सकता हाँ है। तो मेरा ये है हाँ। कि हम सोरा और ट्यूबरकुलर ये दोनों में हम्म डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सोरा और ट्यूबरकुलर में डिफरेंशिएट करना बहुत ही सिंपल है सर। देखिए जो लोकेशन है वो नेजल सेप्टम होता है सोरा में, नोज नेजल म्यूकोजा सेप्टम ना। लेकिन ट्यूबरकुलर में म्यूकोजा मोस्ट अफेक्टेड है। अगर यहाँ सेप्टम अफेक्टेड है, ट्यूबरकुलर में म्यूकोजा। अगर आप सेंसेशन में जाना चाहें तो सेंसिटिविटी टू स्मेल, अगर आप देखें सोरा में इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्मेल पाया गया है, और ड्राइनेस ऑफ नोज है, लॉस ऑफ पावर ऑफ स्मेल है, देयर इज स्नीजिंग, देयर इज रेडनेस, देयर इज हीट सेंसिटिवनेस, देयर इज वाटरी discharges in sora. And if you look at the tubercular part, if you look at the tubercular part, then the discharges it is purulent, it is scattered. आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा मैडम। हाँ सर, वो मेरे कॉल आ रहा था बीच बीच में। ओके। तो येलो होता है सर, ट्यूबरकुलर में येलो चीजी ऐसा डिस्चार्ज आपको पाया जाएगा जो हिमोरेजिक भी जा सकता है, ज्यादा छींकने से, ज्यादा इससे नेजल ड्रॉपिंग, पोस्ट नेजल ड्रॉपिंग ज्यादा है ट्यूबरकुलर में। आप अगर सोरा में देखें तो ऐसा नहीं है। और हीट सेंसिटिवनेस आप सोरा में देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू ये। और अगर मोडालिटीज में आप जाए ना सर, जैसे कि आप कुछ खाना बन रहा है, कुकिंग हो रहा है, वो स्मेल, कोई फ्लावर लाके दे दिया उसका स्मेल, परफ्यूम का स्मेल, ये सब स्मेल अगर आपको तुरंत छींक आने लग रही है तो वो सोरा है सर। और ट्यूबरकुलर क्या है, ट्यूबरकुलर बहुत ज्यादा, जैसे कि एक्सरसाइज किया, बॉडी गर्म हो गई, थोड़ा डैम्पनेस ज्यादा, मॉर्निंग में तुरंत तुरंत नोज ब्लीडिंग है, ये सब आप देखें तो सर ये ट्यूबरकुलर में पाया जाता है। अगर कॉन्कमिटेंट देखें तो सोरा में ऐसा कुछ स्पेसिफिक कॉन्कमिटेंट नहीं है, लेकिन ट्यूबरकुलर में अगर कॉन्कमिटेंट देखने जाए ना सर तो हेडेक और वर्टाइगो जरूर पाया जाता है, स्नीजिंग कर करके कंजेशन होने लगता है पूरा, जैसे और रेड हो जाता है फेस। जी जी जी, जैसे ट्यूबरकुलर माइजम को हाइटेन सोरा भी कहा जाता है, हाँ लेकिन हाँ हाँ ट्यूबरकुलर माइजम में स्ट्रक्चरल चेंज भी हो जाता है, क्योंकि सोरा सोरा के बाद साइकोसिस, साइकोसिस के बाद ट्यूबरकुलर आता है। तो स्ट्रक्चरल, हाँ। जी, तो स्ट्रक्चरल चेंज वहाँ पाया जाता है, इसीलिए अकॉर्डिंगली हमको मेडिसिन भी सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर बिल्कुल। बैकग्राउंड में अगर सोरा है तो हम्म जनरली क्या क्या मेडिसिन आ सकता है, और अगर ट्यूबरकुलर है तो क्या क्या मेडिसिन हम आ सकता है? हाँ सर, सोरा का मेडिसिन थोड़ा सा अलग हो जाता है प्रिस्क्रिप्शन पे, और ट्यूबरकुलर का थोड़ा अलग हो जाता है। अभी इसके लिए हम पूरा पूरा केस लेते हैं सर, उसके लिए हम फुल केस लेके फिर हम जब उसको ये करेंगे कि भाई इनको इसके साथ और क्या क्या तकलीफ है, ये कौन सी इसमें बैठ रहा है, सिर्फ सोरा में ही बैठ रहा है कि सिर्फ एलर्जिक राइनाइटिस लेके आया है,
तो और कुछ तकलीफ नहीं है, सिर्फ सोरा में बैठ रहा है, तो उसके तो बहुत सारे सिंपल मेडिसिन हैं जिनसे भी होता है। बट आई ऑलवेज ट्राई टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल सर, because I always try for the best result to come within few period of time, like few months or so. तो मेरा वो रिजल्ट आता है सर विथ कॉन्स्टिट्यूशनल सिंगल मेडिसिन। स्पेसिफिक भी मैंने दिया है फर्स्ट विजिट में, जैसे डिस्चार्जेस वगैरह के बेस्ड पे, जैसे काली बाई है, अगर उसका कैसा डिस्चार्ज है उसके ऊपर आ गया है, या एलियम सेपा यूफ्रेसिया पे कोई जा रहा है, तो वैसे दिया है। बट आई ऑलवेज ट्राई टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल इन सेकेंड और थर्ड विजिट सो दैट देर इज अ टोटल रिलीफ। ये जनरल कन्वेंशनल मेडिसिन में ये लोग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देते हैं मैडम। हाँ बहुत देते हैं हाँ, सर बहुत वो देते लोग। हैं। तो थक अगर थक हार के ही सर आते हैं वो हमारे पास। वो क्या क्या लेके आते हैं, उनके पास एलेग्रा है सर 120 का, जी, और सिट्रिजिन है सर, मॉन्टिक्लोलास्ट है, मॉन्टेर एलसी, यही सब, मतलब यही सब ड्रग्स मुझे पेशेंट बताते हैं कि हम ले लेके पिछले 3 साल से थक गए हैं, पिछले 2 साल से हम थक गए, मतलब ये नहीं लेंगे तो हमको छींक आने लगता है, ये नहीं लेंगे तो ये होता है। और उनकी आंखों के नीचे अगर आप देखें तो डार्क हो जाता है, काला काला। इट इज ऑल बिकॉज कि वो काफी टाइम से दे आर जस्ट सप्रेसिंग इट, लेयर ऑफ सप्रेशन में जा रहा है सर, धीरे धीरे धीरे। तो तो धीरे धीरे हम लोगों को उस पे एक एक काम करना पड़ता है, मेडिसिन जैसे दे दे के। सप्रेशन होता है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लेके, चाहे लिवोसिट्राजिन हो चाहे सेट्रा जो भी हो, तो और हाँ इस हाँ। अगर सप्रेशन के कारण राइनाइटिस सप्रेस होके ऐसे हम्म। आपका एस्थमेटिक हो जाता है। नहीं अस्थमाटिक हो जाता है। तो अस्थमाटिक जब हो जाता है, फिर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं हेरिंग लॉ को फॉलो करते हुए, फिर वो हम्म। राइनाइटिस आता है। सर वो अभी डिपेंड करता है, मोस्टली देखिए अगर आपका ट्रीटमेंट सही है तो हैरिंग फ्लॉ को फॉलो करते हुए सब धीरे धीरे पुराने सिम्टम आएंगे, फिर अपने आप चले जाएंगे विदाउट कॉजिंग एनी हार्म। धीरे 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 फिर वो भी चले जाएंगे, हैरिंग्स लॉ को तो फॉलो होगा तो ही वो ट्रीटमेंट होगा वही सक्सेसफुल होगा ट्रीटमेंट। लेकिन वो बहुत स्लोली होता है, होता जरूर है सर। इन बिटवीन उसको आपने आपने एडवाइस किया कि ट्रिगर्स फैक्टर को भी ध्यान देना है। कौन से फैक्टर सर? ट्रिगर्स फैक्टर जो है, ये जो एलर्जिक राइनाइटिस का जो हम्म। जो फैक्टर्स है, फॉर एग्जांपल पोलन है या कोई ये है, तो वो ट्रीटमेंट के साथ साथ आपने बीच में कहा कि वो ट्रिगर फैक्टर्स को थोड़ा अवॉइड करना है। हम्म। तो वो और उसको फाइंड आउट, जैसे एलर्जी का टेस्ट होता है क्या राइनाइटिस के लिए, ऐसे कोई टेस्ट होता है जिसमें वो कौन सा एलर्जन है वो पता चलता है, तो नहीं सर, आखिरी। उसका कोई उपयोग नहीं है। जी, एक्चुअल में अगर आप एलर्जिक राइनाइटिस का टेस्ट का या कोई भी एलर्जी का आप टेस्ट करेंगे, आपके बहुत सारे पैसे जाते हैं। बट आप हर चीज में उसमें अगर आपने देखा है रिपोर्ट, तो हर चीज में इससे भी एलर्जी है, ये भी ग्लूटेन से भी एलर्जी है, इससे भी एलर्जी है, इससे भी है, वो हर एक को उन्होंने टिक किया होता है सर, हर एक को। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन का उसमें कोई ज्यादा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए वैल्यू इन्वेस्टिगेशन नहीं का है। कोई रोल नहीं है सर, कोई रोल नहीं इन्वेस्टिगेशन का। तो उसमें सिम्टोमेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही बेस्ट होता है। बिल्कुल, दैट इज द बेस्ट एंड अल्टीमेट। अच्छा, हिस्ट्री का कोई वैल्यू है? हिस्ट्री का तो बहुत वैल्यू है सर। जैसे जैसे हिस्ट्री तो पूरा, हम हिस्ट्री अगर पूछेंगे ना सर तभी हमको पता चलता है कि जैसे अभी पेशेंट कोई कोई मेडिसिन मैंने बताया ना कि वार्म रूम में उसको तकलीफ हो जा रही है, पहले उसने क्या क्या दवाई ली है। हिस्ट्री का तो बहुत, और प्लस कोई कोई जो माँ बाप को अगर सर अस्थमा वगैरह हुआ रहता है ना, जैसे फैमिली हिस्ट्री में, तो उनको एलर्जिक राइनाइटिस तो स्टार्ट होता है, मतलब दैट इज द एक्चुअली द स्टार्ट ऑफ फ्यूचर अस्थमा। तो हिस्ट्री का तो बहुत इम्पोर्टेंस है सर, भाई बहन दादा दादी, एवरी हिस्ट्री इज सो मच इम्पोर्टेंट। अच्छा, अगर हिस्ट्री का वैल्यू है तो हम्म। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम हम्म। ऐसे सिलेक्टेड मेडिसिन देंगे प्रोफाइलेक्सिस के हिसाब से, तो हाँ हाँ, ऑफस्प्रिंग को एलर्जी से मुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑफस्प्रिंग को बहुत फायदा होता है अगर उसको हम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम दें हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन,
तो हम्म ऑफस्प्रिंग पैदा होने के बाद वो हम्म जो हम्म। जो एलर्जी से उसको फ्री किया जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, वहीं पे वो रुक जाता है ना साइकिल सर। तो तो इस तरह का केस आपने डील किया, क्योंकि सर मैंने जैसे प्रेगनेंसी में, सर मैंने प्रेगनेंसी में तो नहीं दिया है, मैंने जितने भी पेशेंट लोगों को दिया है वो इसी मतलब बाद में ही आए हैं, सब छोटे बच्चे से बूढ़े लोगों तक। नहीं, जैसे किसका एक बच्चा है उसको हाँ राइनाइटिस का क्रॉनिक हाँ, मैंने। वो दे सकते हैं सर, लेकिन ऐसे प्रेगनेंसी में कोई पेशेंट अभी तक नहीं आया है कि उसको बहुत एलर्जिक राइनाइटिस है और फिर प्रेगनेंसी के टाइम। नहीं, उसको भले ना हो, लेकिन उसका सिबलिंग को अगर है, हाँ तो हाँ उसका भाई बहन को है, तो हाँ ड्यूरिंग हाँ। प्रेगनेंसी अगर मदर को आज ए प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन दे, अच्छा अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हो या एंटीमाइजमेटिक जो भी हो, You can give, sir, you can give prophylaxis, you can give if the patient is saying हाँ, तो कि ये मेरे खानदान में है। आपने जैसे कहा हेरिडेटरी फैक्टर को भी कंसीडर करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये भी एक्वायर्ड फैक्टर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एक्वायर्ड एक्वायर्ड तो रिस्पॉन्सिबल है ही, अगर ऑक्यूपेशनल है और आप वही जगह पे जैसे कि वो उड़ रहा है बहुत सारा, उसमें आपका ऐसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे वो डेली बेसिस पे उड़ ही रहा है, नाक में जा ही रहा है, आपको बार बार छींक आ ही रही है, तो ये एक्वायर्ड फैक्टर तो आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा सर। तो ये जो एक्वायर्ड फैक्टर को ये इसको मेंटेनिंग कॉज हम नहीं कहेंगे। सर उसको हम लोग पहले तो उसको मास्क वगैरह पहनने के लिए बोलेंगे, उसको वो प्रिवेंशन पहले हम देंगे क्योंकि वो नौकरी तो छोड़ नहीं देगा सर। जी। जी, तो थैंक यू सर एंड थैंक यू मैडम फॉर आंसरिंग ऑल दिस। इस चैट बॉक्स में डॉक्टर हरिनारायण प्रसाद ने लिखा है कि आप अगर अपने क्यूर्ड केसेस को, एक दो केस को जल्दी से एक्सप्लेन कर सके, हमारे पास 10 मिनट का हाँ हाँ समय हाँ, है, बिल्कुल। अगर आप। अब देखिए, जी जी। एक एक पेशेंट मेरे पास, एक एमबीए का लड़का था, यहाँ पे विले पार्ले में ही वो एमबीए कर रहा है, वो आया था, उसको कम से कम नहीं तो 6 महीने से लगातार, जब भी उसने ज्वाइन किया था एमबीए, उसका पूरा कॉलेज एसी वाला कॉलेज है, बेसिकली सेंट्रल एसी का कॉलेज, तो वो जब भी क्लास के अंदर जाता था उसको एसी इतनी फास्ट लगती थी कि वो उसका नाक बहना चालू, और जैसे ही वो बाहर आता था उसका नाक बहना बंद। तो वो कई बार ऐसे होते गया, फिर वो बहुत हताश हो गया था, फिर वो आया था मेरे पास, तब मैंने उसका पूरा हिस्ट्री लिया और बेसिकली उसका 2-3 मुझे पीक्यूआरएस सिम्टम मिला विथ मेंटल्स ऑल्सो, तब उसके हिसाब से मैंने उसको एक मेडिसिन दिया था, उस समय मैंने नेटमूर दिया था, तो उसको बहुत ही राहत मिला और वो विद इन 1.5 मंथ ही वॉज लाइक कि मेरा 90% बेटर हो गया है मैडम, 1.5 मंथ। और मैंने एक ही महीने की उसको फर्स्ट विजिट में मेडिसिन दी थी, मैंने कहा था कि तुमको जब अभी 1 महीने बाद आना, फिर उसके बाद हम उसके लिए अगर और 1 महीने की मेडिसिन देना है तो हम देखेंगे तभी। तो ही केम आफ्टर 1.5 मंथ एंड ही टोल्ड कि 90% मेरा ठीक हो गया है, आप 10% के लिए ये करिए। तो मैंने फिर उसको वही रिपीट किया और प्लस मैंने उसको बहुत सारी और भी चीजें बताई, जैसे ये मतलब कैसे रहना है, कैसे ये एज ऑल द अदर रिक्वायरमेंट की, जैसे नाक में मास्क लगाना, ये वो, तो ही वॉज ऑल राइट विद इन 3 मंथ्स। ही हैज रिटन द रिव्यू इन माई दिस थिंग ऑल्सो कि भाई बेटर इन 3 मंथ्स एंड वॉज सफरिंग फ्रॉम लास्ट 1.5 year। सो ये एक अक्यूट केस था मेरे लिए। बाकी तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पे ही काम करते हैं मेरे। चैट पे कुछ लिखा है। जी मैम, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रायनोरिया, अगर आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकें तो। क्वेश्चन आया हाँ, है चैट बॉक्स में। अच्छा अच्छा। राइनोरिया तो नेजल डिस्चार्ज को ही राइनोरिया बोलते हैं, ठीक है।
लेकिन ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया है, एक्सक्यूज मी, हाँ, ये आपको मतलब ये पेशेंट का रिपोर्ट में आया है सर? कहाँ से मिला है? क्योंकि ये जो आप मुझे बता भी रहे लगता हैं। है कि सर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए पूछ रहे होंगे कि राइनाइटिस और सीएसएफ राइनोरिया में कैसे डिफरेंशिएट कर सकें, क्या इंडिकेशंस होते हैं। सर आपके नहीं, कहने का मतलब यही है सर? हाँ, डॉक्टर मुझे मेरे क्वेश्चन एक्सप्लेन हो जाए ना तो अच्छी बात है। जी उन्होंने लिखा है यस। आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में पूछ रहे हैं सर? अच्छा अच्छा, लेकिन जो सीएसएफ लीक जो होता है वो हेडेक के साथ आता है सर। इसमें ना बेसिकली इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो लीक होता है नोज के थ्रू, वही बता रहे हैं ना, स्टैंडिंग और सिटिंग। ये एक्चुअली क्या हेडेक होना चाहिए, इसमें इसमें आपके ब्रेन के सिम्टम होने चाहिए, नेक स्टिफनेस होना चाहिए। ये सब आपको नॉर्मली एलर्जिक राइनाइटिस में नहीं देखा जाता। अगर एलर्जिक राइनाइटिस बोल के और ये सब सिम्टम है तो you need to directly take all the neurological sign and symptom जो भी न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है। ये नेक स्टिफनेस वगैरह जरूर होगा उसमें। और अगर आप उस सीएसएफ का उसका इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो उसमें भी हेडेक जरूर बताते हैं ये लोग, हेडेक। मोस्टली आप एलर्जिक राइनाइटिस में हेडेक वगैरह नहीं देखते हैं, बहुत स्नीजिंग हुआ है उसी का हेडेक आपको बताया जाएगा। और कोई हिस्ट्री रहती है मेडिकल सर्जरी की, ट्रॉमा की, हाई ब्लड प्रेशर की, स्कल पे लगा है और कुछ हुआ है। सीएसएफ जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इस पे कोई ना कोई आपको हिस्ट्री मिलेगी जरूर। सिर्फ आपको नाक में ऐसे सीएसएफ फ्लूइड आ रहा है और वो राइनोरिया, तो ऐसे नहीं बता सकते। और ये राइनोरिया, जो सीएसएफ का राइनोरिया है और एलर्जिक राइनाइटिस का राइनोरिया है, ये दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो रहेगा उसमें बहुत नेक स्टिफनेस, हेडेक और बहुत सारा वो रहेगा। लेकिन इसमें एलर्जिक राइनाइटिस में ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें कहीं ना कहीं ट्रॉमा, कहीं कुछ घाव लगा हो या कुछ सर्जरी हुई हो, इसमें एलर्जिक राइनाइटिस का ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डायरेक्ट ऐसे एलर्जन एक्सपोजर, स्नीजिंग और राइनोरिया ऐसे है। जी मैम। और और आपको फिर अगर नेक स्टिफनेस रहा तो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग। आपका जो बहुत सारा जैसे टेस्ट होते हैं न्यूरोलॉजिकल, वो करना पड़ता है फिर। जी मैम। और सबसे बड़ी बात कि एलर्जिक राइनाइटिस में अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन करिएगा और नाक के अंदर देखने पे वो वहाँ पे इन्फ्लामेशन और रेडनेस दिखता है। और हम्म, जबकि सीएसएफ राइनोरिया में वो बस नेजल लीकेज रहता है, हाँ, तो लेकिन वहाँ पे। यस मैम। वो ना आप उनका सर भी नहीं उठा पाएंगे, नेक स्टिफनेस इतना ज्यादा रहेगा। पूरा न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम रहेगा उसमें पूरा। जैसे यस हम मैम। डीएनएस के लिए नाक ऐसे करके देखते हैं ना, थोड़ा सर भी उठाते हैं, वो उसमें सर भी नहीं उठा पाएंगे। जी एक और क्वेश्चन है कि फॉर रेपर्टराइजेशन विच रेपर्टरी इज बेस्ट फॉर राइनाइटिस? रेपर्टराइजेशन में तो मैं केंट रेपर्टरी एक्चुअली यूज करती हूँ। केंट, फिर अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल में पूरा जाना है तो बोरिक रेपर्टरी है। केंट रेपर्टरी, केंट इज द बेस्ट रेपर्टरी वॉट एवर आई यूज, बोरिक एंड केंट ये ज्यादा है। बाकी मैंने मर्फीस और ये भी रेपर्टरी यूज करती हूँ, जो ऑनलाइन अपना सिंथेसिस रेपर्टरी, मर्फीस रेपर्टरी। लेकिन आप केंट के लिए जाएंगे ना, बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से नोज कोराइजा, हे अस्थमा देखेंगे आप, नोज कोराइजा ऑल्टरनेटिंग विद स्नीजिंग देखेंगे आप। लिस्ट ऑफ रेमेडीज हैं।
नोज डिस्चार्ज, वाटरी, एक्रिड, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब आपको मिलेगा। टाइप ऑफ डिस्चार्जेस पे अगर आप देखते जाएंगे, सेंसिटिवनेस, स्नीजिंग, सब कुछ मिलेगा केन रेपर्टरी में। यस मैम। हम्म। चैट बॉक्स में अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। एक जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसमें बहुत बार नेजल सेप्टम्स भी डिफॉर्म हो जाते हैं, उन वो देखने पे थोड़ा कर्वी टाइप हो जाते हैं। तो अगर आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहें कि इसको कैसे क्योर किया जा सकता है। नहीं नहीं, जब हड्डी एक बार वो हो गई तो हड्डी का तो हम उसको सीधा नहीं कर सकते हैं। एक बार डिवेट हो गया है तो हम उसके सिम्टम्स वगैरह को ही कंट्रोल में ले सकते हैं बस। हड्डियों को सीधा करना होम्योपैथिक मेडिसिन में पॉसिबल नहीं है, जितना तक कि मेरा एक्सपीरियंस है। ओके मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा टाइम खत्म होने वाला है हिंदी हम्म। सेशन का। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य कीमती वक्त से अपना समय निकाला और हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एलर्जिक राइनाइटिस पे अपने एक्सपीरियंस को हमसे साझा किया। इसके लिए आपका पूरे IFPH की टीम से मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ मैम कि थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ऐसा मौका मिला सबसे बात करने का, सब लोगों का डाउट क्लियर करने का, सबसे सीखने का। जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि फिर से आप हमारे साथ फिर से जुड़े किसी नए टॉपिक के साथ या फिर इसी को कंटिन्यू करके आप अपने क्योर्ड केसेस और उनके रुब्रिक्स को लेके आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम ये और अच्छा इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेगा। और जो बिल्कुल नए बिल्कुल। यस मैम। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। IFPH की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। साथ साथ मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ही ध्यान से इस वेबिनार को सुना और इसे सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अब बहुत हमारे धन्यवाद। जी हमारे हिंदी सेशन का समय यह समाप्त होता है और मैं ये सेशन अब इंग्लिश सेशन को हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू धानेश सर।